फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 8वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। आगे अभी और भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। कपूर मेंशन। अन्य गुस्से से कांपता हुआ घर आया। हॉल में मिताली और सांझ बैठी थी। अभी तक ऑफिस में जो कुछ भी अरमान और अन्य के बीच हुआ था उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। हालांकि पहले वो दोनों ही जीवन और सूर्या से ऑफिस के बारे में बातें किया करती थी, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही सूर्या ने सांझ को ऑफिस की कोई भी टेंशन लेने से मना कर दिया था और ना ही वो घर में ऑफिस की कोई बात करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बिजनेस रिलेटेड न्यूज सांझ और मिताली तक पहुंचे। इसलिए जीवन ने भी मिताली से बिजनेस रिलेटेड बातें करना बंद कर दी थी। अन्य को ऐसे गुस्से से लाल होते देखकर वो दोनों हैरान हो गई। तभी मिताली सोफे से उठी और अन्य से बात करने के लिए जाने लगी, तो सांझ ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और ना में अपनी गर्दन हिलाई, क्योंकि अब अन्य की शादी हो गई थी। और जिस तरह से अन्य का शनाया के साथ रवैया था, सांझ को लगता था शायद यही सही वक्त है उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का। इसलिए उन्हें इश्क के ऑफिस जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो इश्क को अच्छे से जानती थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इश्क की मासूमियत अरमान को पिघला दी। इधर अन्य रूम में आया और उसने रूम में आते ही जोर से डोर बंद किया। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी शनाया, जो खुद को मॉइस्चराइजर लगा रही थी, अचानक इतनी तेज आवाज़ सुनकर वो डर गई और पलटकर पीछे की तरफ देखने लगी, जहां अन्य गुस्से से आग बबूला होता हुआ खड़ा था। वो अन्य के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ डियर हबी, बड़े गुस्से में लग रहे हो। उसे अपने करीब देखकर अन्य ने गुस्से से जबड़े कस लिए और उसे घूरते हुए बोला, मुझसे दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाए और तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं तुम पर अपना गुस्सा उतारूं। उसकी बात सुनकर शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो ऐसे आग बबूला हो रहे हो जिसे ना जाने तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज किसी ने छीन ली हो। एक लड़की के लिए इतना क्यों मरे जा रहे हो तुम। उसकी बात सुनकर अन्य का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने शनाया का हाथ कसकर पकड़ा और उसके हाथ को मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। शनाया ने दर्द से आह भरी, लेकिन उसके होठों पर अभी भी वही मुस्कुराहट थी जो उसकी बेशर्मी का सबूत थी। तभी अन्य ने उसे घूरते हुए कहा, किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई मुझसे कुछ छीने, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो बहुत जल्द उसे ऐसा सबक मिलेगा कि आज के बाद वो अन्य रॉय कपूर की किसी चीज़ को देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अन्य कपूर इंसान नहीं जानवर है, और जानवर जब वार करता है तो इंसान की औकात सिर्फ झटपटाने की रह जाती है। उसकी बात सुनकर शनाया को अब शक होने लगा था कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब शनाया को अरमान के कपूर इंडस्ट्री के सीईओ बनने के बारे में पता चलेगा? क्या वो अब अन्य को डाइवोर्स देगी? लेकिन वो कुछ पूछती उससे पहले ही अन्य का फ़ोन रिंग हुआ। रिंग की आवाज़ सुनकर अन्य ने जल्दी से शनाया का हाथ छोड़ा तो वो लड़खड़ा कर सीधा बेड पर गिर गई। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि तभी उसके कानों में अन्य की आवाज़ आई। अन्य फ़ोन पर किसी से कह रहा था,
मुझे किसी भी हालत में उस अरमान की हर एक चीज़ की डिटेल चाहिए। इंडिया में उसका किसके साथ लिंक है, कौन उसके लिए काम करता है और ऐसा कौन सा काम है जो वो अब तक सबसे छुपा हुआ है। क्योंकि मुझे इतना तो पता चल चुका है, ज़रूर वो अरमान कुछ ऐसा कर रहा है जिसे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन अब उसका तमाशा बनेगा और वो तमाशा मैं बनाऊंगा। बस मुझे उसकी हर इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत शौक है ना उसे कपूर इंडस्ट्री का सीईओ बनने का। अगर उसे कुत्ता बना कर ना छोड़ा तो मैं भी अन्य रोय कपूर नहीं। उसकी बात सुनकर शनाया के होश उड़ गए। कपूर इंडस्ट्री का सीईओ अरमान बन गया है, इस बात ने उसे बिल्कुल हिला दिया था। वो तो कपूर मेंशन में मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन यहाँ तो खुद अन्य को ही धक्के मारकर कपूर इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और अन्य के पास आकर बोली, अभी क्या कहा तुमने? तुम्हें कपूर इंडस्ट्री से निकाल दिया गया? उसकी बात सुनकर अन्य ने गुस्से में फोन कट किया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, किसी की औकात नहीं है मुझे कहीं से निकालने की। तुम अपनी जुबान बंद रखो, वरना आज तुम्हारी ये जुबान मुझसे कट जाएगी। इतना कहकर उसने शनाया को छोड़ा और दोबारा बेड पर धक्का दे दिया। शनाया सीधा बेड पर जाकर गिरी। उसने पलट कर अन्य की तरफ देखा, तब तक अन्य रूम से बाहर जा चुका था। अब शनाया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उसने डोर की तरफ देखते हुए खुद से कहा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस अन्य से शादी करके? अगर सब कुछ अरमान को चला गया तो मेरी शादी का क्या ही फायदा होगा। नो, मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्री, शाम के करीब 6 बजे। ऑफिस का सारा स्टाफ अब तक जा चुका था, लेकिन इश्क अभी भी वहीं बैठी थी, क्योंकि उसने शादी के लिए बहुत सारी छुट्टियां ली थी, जिस वजह से उसका काम पेंडिंग पड़ा था। और अभी तक अरमान भी ऑफिस से नहीं गया था, इसलिए वो जानबूझकर वहाँ रुकी हुई थी ताकि वो अरमान के साथ जाए। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने केबिन में बैठा फ़ोन पर अपने बाकी के बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर रहा था। हालांकि उसकी सारी बातें कोड लैंग्वेज में होती थी, ताकि उसकी बातों का मतलब सिर्फ उन्हें ही समझ आए जिन्हें वो समझाना चाहता है। अगर कोई दूसरा उसकी बातें सुन भी ले तो कभी समझ ही ना पाए। वो अभी फ़ोन पर बात कर ही रहा था, तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और इश्क अंदर आई। इश्क को देखकर अरमान उसे बुरी तरह से घूरने लगा, तो इश्क जल्दी से बाहर चली गई और दरवाज़ा नॉक करके हल्का सा चेहरा अंदर करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर? ये कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। अरमान, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, इश्क की हरकत देखकर वो तो बस उसे देखता ही रह गया। वहीं फ़ोन के दूसरी तरफ से कोई हेलो हेलो कह रहा था, लेकिन अरमान कोई जवाब नहीं दे रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अरमान क्यों इश्क के साथ ऐसा कर रहा है? क्या इश्क की मासूमियत उसके पत्थर दिल को पिघला पाएगी? तो दूसरी तरफ से उस इंसान ने फ़ोन कट कर दिया और वापस से कॉल किया। रिंग की आवाज़ से अरमान एकदम से होश में आया। उसने पहले अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर इश्क की तरफ, जो अभी भी दरवाजे से हल्का सा चेहरा अंदर की तरफ निकाल कर उससे अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी।
اور ہر 5 سیکنڈ بعد بول رہی تھی، میں آئی کم ان سر۔ تبھی ارمان نے کال پک کیا اور بولا، جیسا کہا ہے ویسا کرو اور بار بار مجھے ڈسٹرب کرنا بند کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا۔ وہیں عشق اسے غصہ کرتے دیکھ کر حیران تھی۔ اسے لگ رہا تھا جسے ارمان اسے ڈانٹ رہا ہے۔ تبھی ارمان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اب کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اس کی بات سن کر عشق نے اپنی واچ کی طرف دیکھا اور پھر ارمان کی طرف دیکھا۔ تبھی ارمان نے سرد آواز میں کہا، اب بتاؤ گی بھی یا میرا منہ ہی دیکھتی رہو گی؟ عشق نے کہا، دونوں ایک ساتھ؟ یہ سن کر ارمان نے پوچھا، مطلب؟ تو عشق نے معصومیت سے کہا، آپ کو دیکھتے ہوئے یہاں آنے کا کارن بتا دیتی ہوں۔ ارمان نے کہا، وہ بعد میں بتانا، پہلے یہ بتاؤ تم دروازے پر کیوں کھڑی ہو، اندر کیوں نہیں آ رہی؟ عشق نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ نے تو منع کیا تھا کہ جب تک آپ اجازت نہیں دو گے تب تک میں اندر نہیں آ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ ارمان ایک پل کے لیے تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر بڑی ہی انٹینس آواز میں بولا، اور اگر میں پرمیشن نہ دوں تو؟ عشق نے معصومیت سے کہا، تو پھر میں یوں ہی ڈور پر کھڑی رہوں گی۔ ارمان نے کہا، اور اگر میں کہوں کہ تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو؟ عشق نے کہا، پھر میں اندر آ جاؤں گی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آ جاؤ۔ یہ سن کر عشق دھیمے دھیمے قدموں سے اندر آئی۔ تبھی اچانک ارمان نے غصے میں کہا، جسٹ گیٹ آؤٹ۔ اسے ایسے غصے میں دیکھ کر عشق ایک دم حیران ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ تبھی ارمان ایک بار پھر سے غصے میں چلایا، I said get lost۔ اب عشق کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ پھر سے دروازے کی طرف گھوم گئی اور ڈور کی طرف جانے لگی۔ وہ جیسے ہی ڈور کے پاس پہنچی تبھی ارمان نے پیچھے سے کہا، اچھا رکو، میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر عشق نے پلٹ کر ارمان کی طرف دیکھا جو بڑے پیار سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا، آخر آپ چاہتے کیا ہو؟ ارمان نے کہا، سچ میں جاننا چاہتی ہو؟ عشق نے بچوں کی طرح ہاں میں اپنا سر ہلایا تو ارمان نے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور ایک انگلی سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، جاننا ہے تو میرے پاس آ۔ عشق دھیمے دھیمے قدموں سے اس کے پاس جانے لگی۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے ارمان نے اسے اپنی گودی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، بیٹھو۔ اس کی گود میں بیٹھنے کا سوچ کر ہی عشق کا گلا سوکھنے لگا۔ وہ تو بس ارمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی ارمان نے ایک بار پھر سے کہا، سٹ مائی لیگ اینگری برڈ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تھائی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہیں اس کی بات سن کر عشق اس کے پاس گئی اور دھیرے سے اس کی گود میں بیٹھ گئی تو ارمان نے اس کی کمر پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے اسے بالکل خود سے چپکا لیا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، اب بتاؤ تم کیوں آئی ہو میرے کیبن میں؟ عشق کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، وہ آفس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہم دونوں ایک ساتھ گھر چلے۔ ارمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تم میرے ساتھ گھر جانا چاہتی ہو؟ عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تو مجھے لگا آپ مجھے واپس بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ گے۔ ارمان اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی گہری آواز میں کہا، کیا تم میرے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہو؟ اس کے اس سوال کا عشق کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔
आखिर क्या जवाब देगी इश्क अरमान के सवाल का? क्या वो कभी अरमान को समझ पाएगी? क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि आखिर वो चाहती क्या है। उनकी शादी जिन हालातों में हुई थी, लेकिन अब वो कब अरमान के करीब आकर उससे अट्रैक्ट होने लगी थी, उसे खुद पता नहीं चला। आज तक उसे जो एहसास कभी नहीं हुए थे, वो सब अरमान के साथ रहकर होने लगे थे। अरमान के पास आते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी और सांसों में तूफान आ जाता था। वहीं अरमान की गहरी नज़र जब उसने खुद पर महसूस की, तो उसकी पूरी बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, पता नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अरमान ने अपने दोनों पैर अलग कर दिए, जिससे इश्क धड़ाम से नीचे गिर गई। दर्द से उसकी एक आह निकल गई। वहीं अरमान एकटक इश्क को देख रहा था। तभी इश्क ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अरमान ने उसे नीचे क्यों गिराया है। उसे बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था। वहीं अरमान का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। तभी इश्क ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ताकि वो उसे खड़े होने में मदद करे, लेकिन अरमान ने उसके हाथ को देखकर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया और अपनी चेयर पर बैठा हुआ थोड़ा पीछे हो गया। ये देखकर इश्क हैरान हो गई। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, आपने मुझे जानबूझकर नीचे गिराया? अरमान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, चलो कम से कम तुम्हें इतना तो पता चला कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नीचे गिराया है, वरना मुझे तो लगा इसका जवाब भी तुम्हारे पास यही होगा कि तुम्हें कुछ पता नहीं। इश्क को अब उसकी बात का मतलब समझ आया। उसे एहसास हो गया था कि अरमान ने उसे नीचे क्यों गिराया है। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता। आप पास होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तभी अरमान अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द अरमान रॉय कपूर की डिक्शनरी में नहीं है। जब ये लफ्ज़ तुम्हारे भी दिल और दिमाग से निकल जाए और पूरा कंफर्म हो जाए कि वाई डू यू वांट एंग्री बर्ड, तो तुम नीचे पार्किंग एरिया में आ जाना। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5 से 10 मिनट मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर वो अपना जैकेट उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। इश्क उसे जाते हुए देखती रही। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने चेयर की तरफ देखा और खड़े होने के लिए उस पर अपना हाथ रखा, लेकिन जैसे ही वो चेयर के सहारे उठने लगी, चेयर नीचे की तरफ खिसक गई, जिससे इश्क एक बार फिर से नीचे गिर गई। उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई। इस बार उसके पैर में चोट आई थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। शायद उसके पैर में मोच आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। उसकी सिसकियाँ निकल रही थी। दीवार के सहारे वो केबिन के डोर तक आई। अब उसे जल्द से जल्द पार्किंग एरिया में जाना था, क्योंकि जाते वक्त अरमान ने उसे सिर्फ 5-10 मिनट इंतज़ार करने को कहा था। वो लिफ्ट के पास आई तो उसने देखा लिफ्ट बंद है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। वैसे तो उसे लिफ्ट में जाने से डर लगता था, लेकिन उसके पैर में आज इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो इतनी सारी सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती थी। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू तेज हो गए। उसने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम आज थोड़ी छोटी नहीं हो सकती क्या? प्लीज़ आज के लिए थोड़ी छोटी हो जाओ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में एक रिक्वेस्ट थी, लेकिन सामने से सीढ़ियाँ क्या ही जवाब देती। वहीं नीचे खड़े अरमान के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वो इस वक्त
लिफ्ट के इलेक्ट्रिसिटी स्विच के सामने खड़ा था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बंद किया था। डेविल स्माइल करते हुए वो वहाँ से पार्किंग एरिया में चला गया। वहीं इश्क सीढ़ियाँ उतर रही थी और हर एक सीढ़ी को देखकर मुंह बनाए जा रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क टाइम से पहुंच पाएगी पार्किंग एरिया में? क्या होगा जब अरमान को उसकी चोट के बारे में पता चलेगा? आखिर में जब 5 सीढ़ियाँ रह गई तो उन्हें देखकर इश्क ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? ये कहते हुए वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसमें चलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ देखकर बोली, मैं इश्क हूँ इश्क। इश्क की बात तो यहाँ के एम्प्लॉय से लेकर सूर्या सर भी मानते ही, लेकिन मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे आज तुमने बॉर्नवीटा पिया हो, इसलिए बस बढ़ती ही जा रही हो, ऊँट कहेगी। यह कहते हुए वो सारी सीढ़ियाँ उतर चुकी थी। तभी आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर लड़खड़ा गया, लेकिन उसने रेलिंग को पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसने वापस सीढ़ियों की तरफ देखकर कहा, इतना गुस्सा? ये कहते हुए उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। एक बार और गिरने का सोचकर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अभी वो सीढ़ियों की तरफ देख ही रही थी, तभी उसे हॉर्न की आवाज आई। तो उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अरमान अपनी कार में बैठा हॉर्न बजा रहा था। उसने दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा और बोली, एक तो तुम और एक मिस्टर फायर, दोनों ही मेरे पीछे पड़े हो। ये कहते हुए उसने अरमान की तरफ देखा। इस वक्त अरमान कार में बैठा था और उसने कार की रेस दे रखी थी, जिससे टायर लगातार आवाज़ कर रहे थे। इश्क जल्दी से कार की तरफ बढ़ गई। उसे अपने पास आते देखकर अरमान ने कार आगे बढ़ा दी, जिससे इश्क के कदम रुक गए। एक तो वो पहले ही बड़ी मुश्किल से चल रही थी, ऊपर से अरमान नाम के तांडव खत्म नहीं हो रहे थे। उसे रुकते देखकर अरमान ने अपनी कार रोक दी। कार को रुकते देखकर इश्क ने दोबारा अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, अरमान ने दोबारा कार स्टार्ट की। इश्क एक बार फिर से रुक गई और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर अरमान करना क्या चाहता है। तभी अरमान वहाँ से निकल गया। उसे जाते देखकर इश्क की आंखों में आंसू आ गए। वो जानबूझकर लेट नहीं हुई थी, बल्कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। और अब तो उसके पैरों का दर्द उसे इतनी तकलीफ नहीं दे रहा था जितना उसे अरमान का बिहेवियर दे रहा था। तभी अचानक से उसकी सांसें हलक में अटक गईं। डर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक कार बड़ी स्पीड में उसकी तरफ आई और बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। उसकी सांसें अब और भी ज़्यादा तेज चल रही थी। कुछ देर बाद उसे वो तूफान रुकता हुआ महसूस हुआ, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा। सामने अरमान अपनी कार में बैठा था और इश्क की तरफ का डोर ओपन था। तभी अरमान ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब आओगी या मैं सच में चला जाऊं? उसकी बात सुनकर इश्क जल्दी से कार में बैठ गई। कार में बैठते वक्त उसका पैर एक बार फिर से लड़खड़ा गया, क्योंकि उसका दुपट्टा उसके पैरों में उलझ गया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अन्य अब अपना बदला अरमान से कैसे लेगा? क्या शनाया चलने वाली है कोई चाल, जिससे वो सीधा अरमान के ऊपर जाकर गिरे? उसके हाथ अरमान के सीने पर थे। दर्द की वजह से उसके पैरों की
जान निकल रही थी। उसकी नज़र अरमान की नज़रों से मिली हुई थी। वहीं अरमान का हाथ खुद ब खुद इश्क की कमर पर आ चुका था। तभी अरमान ने उसे घूरते हुए कहा, एक तो तुम बात बात पर गिर जाती हो, काफ़ी गिरी हुई लगती हो। उसकी बात सुनकर इश्क उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। तभी अरमान ने अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा और बोला, आई मीन अभी तुम बच्ची टाइप हो, अभी तुम ठीक से चलना भी नहीं सीखी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। इतना कहकर उसने इश्क को खुद पर से हटाया और कार स्टार्ट कर दी। वहीं इश्क अपनी आंखों में आई नमी साफ कर रही थी और अरमान के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो एकदम एक्सप्रेशन लेस था। उसने खुद से कहा, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोचती हूँ। तभी उसका हाथ एकदम से गर्म हो गया और उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगा, क्योंकि अरमान ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया था। वो हैरानी से अरमान की तरफ देखने लगी। तभी अरमान ने उसके हाथ को अपनी थाई पर रखा। इश्क का अब और भी ज़्यादा बुरा हाल होने लगा। ना तो वो अरमान से अपना हाथ छुड़वा पा रही थी और ना ही खुद उसके हाथ को थाम पा रही थी। उसने पूरा रास्ता बस अरमान को देखने में ही बिता दिया था। कुछ देर बाद उनकी कार कपूर मेंशन पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अरमान जल्दी से कार से बाहर आया और अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से इश्क के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने पलटकर पीछे देखा तो इश्क अपनी जगह पर खड़ी चिल्लाए जा रही थी, वो भी बिना किसी का नाम लिए। उसकी नज़र अपने पैर पर थी। अरमान ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो उसकी घूरती नज़रें खुद पर महसूस करके इश्क ने खुद से कहा, मिस्टर फायर ने आग के साथ डील कर रखी है क्या? जब देखो अपनी आंखों से जलाते रहते हैं। उसे खुद से ही बातें करते देखकर अरमान उसके पास आया और बोला, अब क्या हुआ? इश्क ने बड़ी मासूमियत से कहा, प्लीज़ आप मुझे अपनी गोदी में उठाकर अंदर ले चलिए ना, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर अरमान की सिर्फ आंखें ही बाहर नहीं आई, बल्कि हैरानगी में कोई कमी नहीं रही। उसने कहा, नशे में हो क्या तुम? इश्क ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नशे में नहीं, दर्द में हूँ। अरमान ने सख्त लहजे में कहा, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? तो इश्क ने अपने पैर की तरफ देखते हुए कहा, आपने जब जानबूझकर मुझे नीचे गिराया तब तो मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन आपके जाने के बाद मैं खुद ही गिर गई थी, जिससे मेरे पैर में मोच आ गई। और ऊपर से जिस तरह आपने मुझसे रेस करवाई है, उससे मेरा पैर और भी ज़्यादा दर्द कर रहा है। प्लीज़ आप मुझे गोदी में उठाकर अंदर ले चलिए। उसकी बात सुनकर अरमान उसके करीब गया। उसे अपने करीब आते देखकर इश्क पीछे गाड़ी से लग गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान इश्क को अपनी गोदी में उठाकर अंदर लेकर जाएगा? उन दोनों को देखकर घर वालों का क्या रिएक्शन होगा? तभी अरमान ने अपने दोनों हाथ उसके आस-पास रखे और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, कहीं तुम मेरे करीब तो नहीं आना चाहती? कहीं तुम्हारे इरादे कुछ और करने के तो नहीं? ये कहते हुए वो इश्क की गर्दन पर झुक रहा था। उसके होठों से निकलती गर्म सांसें इश्क को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने धीरे से कहा, नहीं, फिलहाल तो मुझे सिर्फ अंदर जाना है, अभी तो कुछ सोचा नहीं। उसका जवाब सुनकर अरमान बस उसे देखता ही रह गया। फिर अचानक से उसका दिमाग चलने लगा। उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गई। उसने कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी गोदी में ना उठाऊं तो? इश्क ने मासूमियत से कहा, तो मैं किसी तरह से
खुद चली जाऊंगी। लेकिन इतना कहकर उसने अपने हाथ अरमान के सीने पर रख दी और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोली, लेकिन प्लीज आप मुझे ले चलिए ना। ये कहते हुए उसकी आवाज मदहोशी भरी थी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर अरमान पिघल गया। उसने नीचे झुककर उसे अपनी गोदी में उठा लिया। इश्क ने भी अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। अरमान उसे देखते हुए अंदर लेकर आया। कदमों की आहट सुनकर हॉल में बैठी शनाया, अमायरा, साज और मिताली ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वो सब हैरान हो गई, क्योंकि जब से अरमान और इश्क की शादी हुई थी तब से ही जितने भी बाहर उन सब ने इन दोनों को अंदर बाहर आते हुए देखा था, हमेशा इश्क अरमान की गोद में ही रहती थी। उन्हें देखकर अमायरा, साज और मिताली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे अब इश्क से चिढ़ हो रही थी। एक तो अरमान ने अन्य से सब कुछ छीन लिया था और अब उन दोनों को इस तरह से करीब देखकर उसे और भी ज्यादा जलन हो रही थी। तभी साँझ आगे आई और अरमान की तरफ देखते हुए बोली, लगता है कोई शादी के बाद बदल रहा है। ये कहते हुए उनकी आवाज में एक शरारतीपन था। तभी अरमान ने उनकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, चोट लगी है इसे, लेकिन आप चाहो तो मैं इसे अभी नीचे गिरा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सांझ के चेहरे के रंग उड़ गए। वहीं इश्क को कुछ देर पहले जिस तरह से अरमान ने उसे अपनी गोद से सीधा नीचे गिराया था, वो इंसिडेंट याद आ गया। अरमान की गोद में वो और भी ज्यादा सिमटने लगी। उसने अरमान पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, प्लीज अब मुझे मत गिराना मिस्टर फायर। फायर नाम सुनकर अरमान ने इश्क की तरफ देखा। वहीं इश्क ने भी एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। सांझ तो उन दोनों को देखती रह गई। वहीं मिताली भी मुंह दबाकर हंस रही थी। तभी अमायरा ने हंसते हुए कहा, मिस्टर फायर। ये सुनकर अरमान ने घूर कर इश्क की तरफ देखा तो इश्क ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मैं आपका नाम नहीं ले सकती और इसके अलावा कुछ और कहकर आपको बुलाऊंगी तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपका नाम मिस्टर फायर रख दिया है। क्या मैंने कुछ गलत किया? यह कहते हुए वो बड़ी ही मासूमियत से अरमान को देख रही थी। वहीं अरमान उसे घूरे जा रहा था। तभी इश्क ने साज की तरफ देखकर कहा, आप ही बताइए ना मैम, क्या मैंने कुछ गलत किया? साज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। सबको मुस्कुराते देखकर अरमान का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो जल्दी से इश्क को लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं इश्क उसकी गोद में कांपने लगी थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अरमान उसे लेकर रूम में आया। उसने सीधा इश्क को बेड पर पटक दिया। इश्क की अब एक बार फिर से आह निकल गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और डरते हुए अरमान की तरफ देखने लगी। तभी अरमान उसके करीब आया और उस पर झुकते हुए बोला, अभी क्या कहा था तुमने मुझे? नीचे? इश्क ने डरते हुए कहा, सॉरी मुझे नहीं पता था आप इतना गुस्सा करोगे, लेकिन ये नाम आप पर अच्छा लगता है। आप बिल्कुल आग की तरह हो। आप कभी दूर से ही अपनी नज़रों से मुझे जलाते हो तो कभी मेरे करीब आकर। ये कहते हुए उसकी गहरी नजरें अरमान पर थी। वहीं अरमान एक बार फिर से उसकी नजरों में खोने लगा था। इस वक्त इश्क बेड पर लेटी हुई थी और अरमान उस पर झुका हुआ था। वो और भी ज्यादा उस पर झुका और उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, तो मेरे करीब आने से तुम आग की तरह जलती हो?
عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلایا تو ارمان نے کہا، بتاؤ اس آنکھ سے ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ عشق نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ تبھی کسی نے ڈور نوک کیا تو عشق نے ایک جھٹکے میں اپنی آنکھیں کھولی۔ ارمان نے بھی پلٹ کر ڈور کی طرف دیکھا جو ابھی تک پوری طرح سے بند بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ عشق کے اوپر سے ہٹا اور ڈور پر آیا تو ایک سروینٹ ان دونوں کو ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی۔ ارمان نے اسے تھوڑی دیر میں آنے کو کہا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کہ ارمان جائے گا عشق کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے نیچے؟ کیا عشق کبھی اپنی فیلنگز کو سمجھ پائے گا؟ اور پھر ڈور بند کر دیا۔ اس نے پلٹ کر ڈور کی طرف دیکھا تو اب وہاں عشق نہیں تھی۔ وہیں ادھر واش روم کے اندر کھڑی عشق گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ جب ارمان اس کے قریب تھا تب نہ جانے ایک بار پھر سے اسے کیا ہونے لگا تھا۔ وہ خود پر سے کنٹرول کھونے لگی تھی۔ جس طرح سے اس کی سانسیں گہری ہو رہی تھی اس سے تو اس کی باڈی میں سچ میں آگ لگ رہی تھی۔ اس نے واش روم کا ڈور اچھے سے چیک کیا تو ڈور سچ میں بند تھا۔ پھر وہ شاور کے نیچے آئی اور شاور لینے لگی۔ وہیں روم کے اندر کھڑے ارمان کی نظریں واش روم کے ڈور پر تھی۔ تبھی اس کے فیس پر ڈیول اسمائل آ گئی۔ اس نے خود سے کہا، لگتا ہے میرے قریب آنا تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ویسے تو میں کسی کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا اینگری برڈ، لیکن تم تو بہت ہی اسپیشل ہو میرے لیے۔ ناؤ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے قریب آنے کا؟ اب میں پتی ہوں تمہارا، تمہارے شوق اور تمہاری ضرورتیں پوری نہ کروں تو میں کیسا پتی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کی ڈیول اسمائل اور بھی زیادہ بڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عشق واش روم سے باہر آئی۔ اس وقت اس نے ایک یلو کلر کا سمپل سا کاٹن سوٹ پہنا تھا۔ باہر آتے ہی اس کی کھانسی چھوٹ پڑی کیونکہ ارمان نے کچھ ہی دیر میں پورا روم سگریٹ کے دھوئیں سے بھر دیا تھا۔ ان دونوں کو نیچے ڈنر کے لیے جانا تھا لیکن ارمان تو آرام سے کاؤچ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تب عشق اس کے پاس آئی اور بولی، ڈنر کے لیے نیچے چلے؟ ارمان نے روڈ ہو کر کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ عشق کو بھوک تو بہت زیادہ لگی تھی لیکن ارمان کے بنا وہ کیسے جاتی؟ اس نے ارمان سے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے فون میں کچھ دیکھنے لگی۔ فون میں دیکھتے ہوئے کبھی اس کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگتی تو کبھی مسکراہٹ کھل جاتی۔ ارمان سامنے بیٹھا اسے کافی دیر سے نوٹس کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے عشق کسی سے چیٹ کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اسے ڈنر کے لیے منانے کی بجائے عشق کسی اور سے بات کر رہی ہے۔ یہ بات ارمان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور عشق کے سامنے آ کر بولا، تمہیں ڈنر کے لیے نیچے نہیں جانا کیا؟ عشق نے جلدی سے اپنا فون نیچے کر لیا جس سے ارمان کا شک اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر اب عشق ارمان کا شک کیسے دور کرے گی؟ کیا ارمان عشق کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی برتاؤ کرے گا؟ تبھی عشق نے معصومیت سے کہا، جب تک آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے تب تک میں کیسے جا سکتی ہوں؟ سب لوگ آپ کے بارے میں پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ اس کی بات سن کر ارمان نے اس کے فون کی طرف دیکھا اور طنز کستے ہوئے بولا، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی فکر ہے تمہیں میری۔ عشق نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا
तभी अरमान ने कहा, मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाना। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर चला गया। इश्क उसे जाते हुए देखती रही। वो स्पेशली अरमान के लिए नीचे नहीं गई थी, यह जानते हुए भी अरमान उसे अपने साथ लिए बिना ही नीचे चला गया था, जिससे इश्क को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और फिर से उसमें कुछ देखने लगी। वहीं डोर के बाहर खड़े अरमान ने नजरें घुमाकर इश्क की तरफ देखा तो इश्क को वापस फ़ोन में देखकर मुस्कुराते हुए उसकी मुट्ठियाँ कसने लगी। तभी उसकी नज़र सामने अन्य पर गई, जो अपने रूम से बाहर आते हुए अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। अन्य को फ़ोन में बिजी देखकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बिगड़ गए। तभी रूम में से इश्क बाहर आई। अरमान ने उसकी तरफ पलट कर देखा, लेकिन वो कुछ कहती अरमान वापस सामने की तरफ देखते हुए नीचे चला गया। इश्क उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे आ गई। अरमान नीचे आया और डाइनिंग टेबल के पास जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसे देखकर सब हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अरमान डिनर के लिए नीचे आएगा। इश्क भी धीरे धीरे चल रही थी। चलने से उसका पैर दर्द कर रहा था। तभी अन्य वहां आया। जैसे ही उसकी नज़र इश्क पर गई, वो इश्क के करीब आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या मैं हेल्प कर दूं? ये कहते हुए उसकी नई गहरी नजरें इश्क पर थी। इश्क उसकी मदद लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अन्य और अरमान के बीच लड़ाई चल रही है। वो अन्य से मना करने को हुई, लेकिन तभी उसके पैर में दर्द हुआ और वो एकदम से लड़खड़ा कर नीचे गिरने को हुई। तभी अन्य ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे अरमान ने नज़र उठाकर उन दोनों की तरफ देखा। उन दोनों को इस तरह से करीब देखकर उसकी आंखें लाल होने लगी। तभी अन्य ने इश्क की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान से, इश्क, चोट लग जाएगी तुम्हें। ये कहते हुए एक टक उसकी नजरें इश्क के चेहरे पर थी। वही इश्क ने अपना हाथ उसके हाथ से हटाना चाहा, लेकिन अन्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, आओ मेरे साथ चलो। यह कहते हुए उसने आगे की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, जिससे इश्क को भी उसके साथ आना पड़ा। डाइनिंग टेबल पर बैठे अरमान की गहरी नज़र उन दोनों पर थी, लेकिन जैसे ही उसने उन दोनों को अपने पास देखा, उसने अपनी नज़र खाने पर टिका ली। वहीं उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी शनाया की तन बदन में आग लग रही थी। शादी से पहले अन्य और वो 2-3 बार इंटीमेट हो चुके थे, लेकिन अब अन्य उसके करीब भी नहीं आता था। ऊपर से उसके सारे प्लान फ्लॉप होते जा रही थी। तभी उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और वो कुछ सोचने लगी। उसने अरमान की तरफ देखा। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था। तभी अन्य इश्क को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया और उसने एक चेयर पर इश्क को बैठाते हुए कहा, तुम अपना ध्यान नहीं रखती इश्क। पहले तो मैं तुम्हारा ध्यान रख लेता था, लेकिन अब, इतना कहकर उसने अपनी नजरें अरमान की तरफ की, जिसका पूरा ध्यान अपनी प्लेट में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। अरमान को देखकर अन्य के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानता था अरमान जैसा दिखा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही वो इश्क से प्यार नहीं करता, लेकिन इतना तो अन्य अच्छी तरह से जानता था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कि अरमान
कभी अन्य के इरादों को समझ पाएगा। आखिर अन्य इश्क को अब कैसे अपना बनाएगा कि अरमान अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी किसी के साथ नहीं बांटता, चाहे इश्क से प्यार हो या ना हो। लेकिन इश्क उसकी बीवी तो थी, उसे कैसे वो किसी के साथ देख सकता था। तभी सूर्या वहाँ आए। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, लेट्स सरप्राइज। उन्हें भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आज अन्य और अरमान के बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आएंगे। तभी उनकी नज़र इश्क पर गई और उसके हाथ पर भी, जो अभी तक अन्य के हाथ में था। सूर्या ने इश्क की तरफ देखकर कहा, इश्क तुम ठीक तो हो? उनकी बात सुनकर इश्क ने जल्दी से अन्य के हाथ से अपना हाथ खींच लिया और हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, यस सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अरमान ने इश्क की तरफ देखकर अपने मन में कहा, अभी तक उसके हाथ में अपना हाथ महसूस नहीं हुआ इसे, और अब ड्रामा ऐसे कर रही है जैसे अचानक से करंट लगा हो। करंट तो तुम्हें बहुत जल्द लगेगा एंग्री बर्ड, और ऐसा करंट लगेगा कि दोबारा तुम किसी को हाथ लगाने लायक नहीं रहोगे। तभी सांड ने सर्वेंट को खाना सर्व करने का इशारा किया तो सर्वेंट सबको खाना सर्व करने लगे। लेकिन जब एक सर्वेंट अरमान के पास आई तो वहाँ खड़ी शनाया ने उसके हाथ से खाने का बाउल लेते हुए कहा, खाना मैं सर्व करूँगी। ये सुनकर सांझ और मिताली ने हैरानी से उसे देखा। वो दोनों कब से नोटिस कर रही थी। आज शनाया का बिहेवियर कुछ अलग था। शनाया उन सबके साथ बहुत कम इन्वॉल्व होती थी, लेकिन अब अचानक से उसका खाना सर्व करना उन दोनों को हैरान कर रहा था। लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वही खाना सर्व करते वक्त शनाया की नज़र अरमान पर थी। जब उसने अरमान को खाना सर्व किया तो उसने खाना सर्व करने के बाद अपना हाथ हल्का सा अरमान के हाथ पर रख दिया। अरमान ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी गुस्से से जलती नज़र देखकर शनाया एक पल के लिए कांप गई। उसने जल्दी से अरमान के हाथ से अपना हाथ हटा लिया और वहाँ से चली गई। वही अरमान के चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई। उसने अन्य की तरफ देखते हुए कहा, बेअक्ल बददिमाग औरत, सही है, दोनों की अच्छी बनेगी। ये कहते हुए वो तिरछा मुस्कुराया और अपना खाना खाने लगा। वहीं इश्क की नजरें अरमान पर जा रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इश्क समझ नहीं पा रही थी कि अरमान उससे नाराज है या नहीं। कुछ देर बाद सबने अपना खाना कंप्लीट किया और अपनी अपनी चेयर से उठकर अपने रूम की तरफ चले गए। इश्क भी जल्दी से अपनी जगह से उठी, लेकिन तभी शनाया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, तुम शादी करके इस घर में तो आ गई, लेकिन लगता है तुम्हें इस घर की कुछ पड़ी नहीं है। बस सारा दिन अरमान के आसपास घूमती रहती हो। थोड़ा वक्त बाकी चीज़ों को भी दे दिया करो। फिर उसने मिताली की तरफ देखकर कहा, क्यों मॉम, मैंने सही कहा ना? उसकी बात सुनकर मिताली ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्हें शनाया के बात ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि शनाया और इश्क के बीच कुछ प्रॉब्लम हो। तभी साज ने इश्क की तरफ देखते हुए कहा, सारे काम खत्म करके ऊपर चली जाना। इतना कहकर वो मिताली के साथ वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद शनाया ने इश्क से कहा, लगता है वन नाइट स्टैंड के बाद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तलब लगने लगी है, इसलिए एक पल भी अरमान के बिना नहीं रह पाती हो। बट लिसन, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। इतना कहकर उसने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया।
जहाँ से सर्वेंट बर्तन उठा रही थी। फिर उसने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, मैंने तुम्हारी तरह गरीबों वाली ज़िंदगी नहीं जी है। एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, जहाँ मैंने आज तक एक पानी का ग्लास भी नहीं उठाया। इसलिए तुम सोचना भी मत कि मैं ये सब काम करूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क अरमान को समझ पाएगी या फिर वो अरमान के पागलपन की वजह से होगी हर्ट? अपना काम खत्म करो और फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ब्लडी इडियट। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी इश्क ने कहा, एक मिनट मिनट मेरी बात सुनो। शनाया ने पलट कर उसकी तरफ देखा। इस वक्त शनाया के चेहरे पर दुनिया भर का एटीट्यूड था। तभी इश्क ने उसके करीब आकर कहा, वो मुझे ये जानना था कि एस्ट्रो से प्यार बुझ जाती है तुम्हारी? ये सुनकर शनाया सवालिया नजरों से इश्क को देखने लगी। तो इश्क ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ग्लास तो उठाओगी नहीं, तो पूरे पानी के ग्लास में डुबकी लगाओगी, और ना ही प्लेट में मुंह डालकर खाना खाओगी। तो पानी तुम स्ट्रॉ से पीती होगी, और शायद खाना कुत्तों की तरह सूंघ कर पेट भर लेती हो। उसकी बात सुनकर शनाया ने चिल्लाते हुए कहा, ब्लडी गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बकवास करने की? इश्क ने मासूमियत से कहा, मैंने क्या कहा? मैंने तो वही कहा जो तुमने कहा। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, ब्लडी इडियट। इतना कहकर वो वहां से चली गई। इश्क ने उसे जाते देखकर कहा, पर मैंने तो सच में कुछ भी नहीं कहा, बस मैंने खाने का तरीका बताया। इसमें इतना बुरे मानने वाली क्या बात है? एक मिस्टर फायर कम थे जो बाकी लोग भी आग का गोला बनकर घूम रहे हैं यहाँ? ये कहते हुए उसने मुंह बनाया और किचन की तरफ चली गई। वहीं अरमान अपने रूम में काउच पर बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अन्य और इश्क का करीब होना घूम रहा था। वो सब सोचते हुए वो बस सिगरेट पिए जा रहा था, जिस वजह से एक बार फिर से पूरा रूम सिगरेट के धुएं से भर चुका था। कुछ देर बाद इश्क रूम में आई और वो अरमान को देखने लगी। अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग की भट्टी जल रही हो। तभी इश्क ने उसके पास आकर कहा, आप नाराज हैं क्या मुझसे? अरमान ने नज़र उठाकर इश्क की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और पारस को कॉल किया। पारस ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, अरमान ने इश्क की तरफ देखकर कहा, आई वॉन्ट समथिंग। पारस उसकी बात का मतलब समझ चुका था। उसने यस बॉस कहा तो अरमान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो काउच से उठा और वहाँ से जाने लगा। तभी इश्क ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप सच में नाराज हैं मुझसे मिस्टर फायर? ये कहते हुए उसकी आवाज़ मासूमियत भरी थी। अरमान ने उसका हाथ अपने हाथों से दूर किया और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, डू नॉट कॉल मी लाइक दिस। जाओ, जाकर उनका हाथ पकड़ो जिससे तुम्हें प्यार है। मेरी तुम्हें क्या ही परवाह। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। इश्क बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे अब समझ आ गया था कि अरमान उससे नाराज क्यों है, लेकिन उसने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं था। उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो नाराजगी जाहिर कीजिए, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जाइए। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वहीं अरमान कपूर मेंशन से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक होटल के बाहर आकर रुकी और वो अपने हाथ में ड्रिंक की बोतल लिए उसे पीते हुए होटल के अंदर आया।
पारस ने पहले ही रूम बुक करवा दिया था, इसलिए अरमान सीधा लिफ्ट से रूम की तरफ आया। रूम के पास आकर उसने खुद से कहा, यू कांट अफेक्ट मी एंग्री बर्ड। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम्हारी सांसें भी मुश्किल कर दूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने डोर नॉक किया तो एक लड़की ने डोर ओपन किया, जिसने एक ब्लैक वाइट कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी थी। अरमान अंदर आया और उस लड़की को गहरी नज़रों से देखने लगा। वो लड़की भी अपनी सेडक्टिव नज़रों से उसे देख रही थी और उसके करीब आई थी। इधर कपूर मैंशन में इश्क अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान को भी हो रहा है इश्क से प्यार? क्या वो कभी करेगा इश्क से इस बात का इजहार? वो कब से सोने की कोशिश कर रही थी। आंखें बंद करते ही उसके सामने अरमान का गुस्से से भरा चेहरा आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे अरमान के साथ सोने की आदत थी, लेकिन ना जाने उसे फिर भी कमी लग रही थी। उसका दिल बेचैनी से भरा था। कभी उसकी आंखें नम होती तो कभी अपने आप ही सूख जाती। वो यूं ही ना जाने कितनी देर तक जागती रही और फिर धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। अभी से सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे अपने पेट पर एक हल्का सा हाथ महसूस हुआ, जिससे उसकी सांसें गहरी हो गई और वो हल्का सा मुस्कुराई। खुद में ही सिमटने लगी थी वो। तभी उसके पेट पर रखा हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर उस शख्स ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे इश्क की पीठ उस शख्स के सीने से लग गई और अब उस शख्स का हाथ इश्क की पेट से होते हुए उसके सीने पर आ गया था। इश्क गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे एक सुकून का एहसास हो रहा हो। वो शख्स भी हल्का हल्का नींद में था। वो शख्स कोई और नहीं अरमान था। उसकी आंखें बंद थी। शायद वो काफ़ी देर पहले रूम में आया था और वो सो भी चुका था और अब वो नींद में ही इश्क के करीब आया था। तभी इश्क ने हल्का सा कसमसाते हुए करवट ली और अरमान के सीने की तरफ हो गई, जिससे उसका चेहरा अरमान के सीने से लग गया और अरमान की दोनों बाहें इश्क की पीठ से लिपट गई। उस रूम में जलती रेड डिम लाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उन दोनों का चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सुबह का वक्त इश्क के रूम में इश्क ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, तो उसकी आंखें तो खुल गई, लेकिन वो अंगड़ाई नहीं ले पाई, क्योंकि वो पूरी तरह से अरमान की बाहों में कसी हुई थी। अरमान की ब्रॉड चेस्ट से इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल चिपका हुआ था। अरमान के सीने से लगकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बहुत करीब आग हो और वो उस आग में जल रही हो। एक मदहोशी का एहसास उसके दिल और दिमाग पर छा रहा था। उसने अपनी अधखुली आंखों से अरमान की तरफ देखा। नींद में सोता हुआ अरमान एकदम मासूम लग रहा था। उसे देखकर इश्क ने कहा, नींद में तो ये मासूम लग रहे हैं, लेकिन जब इनकी आंखें खुलेंगी तो ये आग का गोला बन जाएंगे, मेरे मिस्टर फायर। ये कहते हुए उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अब फिर से अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। उसने अरमान के चेहरे पर हाथ रखा और बोली, आप बहुत खड़ूस हैं। सारा दिन मुझे डांटते रहते हो, मुझे चक्की की तरह अपने आगे पीछे घुमाते हो, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी आप मुझे कुछ कहते हो, मन करता है आपकी बातें सुनती रहूं। आपकी तरफ नजरें उठाती हूँ तो मन करता है
آپ کی طرف دیکھتی رہوں، لیکن آپ جیسے ہی مجھے دیکھتے ہو تو میں بھیگی بلی بن جاتی ہوں۔ آپ کی طرف دیکھ کر تو میرا من دنیا سے لپت ہونے کا کرتا ہے۔ کیوں ہے آپ اتنے خڑوس؟ پر آپ جو بھی ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ کیوں یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن پھر بھی آپ خڑوس تو ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو باہر کی طرف نکالا اور اپنی آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے ارمان کو دیکھنے لگی۔ تبھی فون کا الارم بجا تو عشق جلدی سے ارمان کی پکڑ سے چھوٹ کر الارم بند کرنے کو ہوئی، لیکن اسی وقت ارمان نے اسے اپنی باہوں میں اور بھی زیادہ کس لیا اور اگلے ہی پل وہ عشق کو لے کر پلٹ گیا، جس سے عشق اس کے نیچے آ گئی۔ عشق کی آنکھیں اب بڑی ہو گئی تھی، اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ارمان پہلے سے ہی جاگ رہا تھا اور اس نے اس کی ساری باتیں بھی سن لی ہیں۔ تبھی ارمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ایک بار دوبارہ بولنا، کیا بول رہی تھی تم؟ عشق نے اٹکتے ہوئے کہا، میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر ارمان کون سا کام کرتا ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا؟ کیا ہوگا جب ارمان کے اللیگل کاموں کے بارے میں عشق کو پتا چلے گا؟ ارمان نے کہا، لیکن مجھے تو بہت کچھ سنائی دیا تھا۔ خڑوس، کسی کا مجھے پسند کرنا، کسی کا من کرتا ہے مجھے دیکھنے کا، میری باتیں سننے کا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو گول گھمایا۔ وہیں عشق کو اب ڈر لگنے لگا تھا، اوپر سے الارم بجے جا رہا تھا۔ وہیں ارمان کی چیسٹ جس پر ناچ آتے ہوئے بھی عشق کی نظریں بار بار جا رہی تھی۔ وہ اپنی نظروں کو روکنے کی کوشش بھی کر رہی تھی تاکہ ارمان اسے غلط نہ سمجھے، لیکن پھر بھی وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہیں ارمان سب کچھ نوٹس کر رہا تھا، اس کی نظریں اور اس کا گلابی ہوتا چہرہ بھی۔ تبھی عشق کا دماغ چلا اور اس نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا، شاید آپ کو غلط سنائی دیا، میں نے تو آپ کو گڈ مارننگ بولا تھا۔ ارمان نے کہا، اچھا؟ تو عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ تبھی ارمان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے الارم بند کیا اور عشق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو ابھی بھی بہت کچھ سنائی دے رہا ہے۔ اس کی بات سن کر عشق اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، لیکن اب تو میں نے سچ میں کچھ بھی نہیں کہا۔ ارمان نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن مجھے تو سنائی دے رہا ہے۔ عشق نے کہا، کیا سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ تو ارمان ہلکا سا نیچے ہوا، جس سے اس کا چہرہ بالکل عشق کے سینے پر آ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ عشق کے سینے پر رکھا اور پھر ہلکا سا عشق کی طرف اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام لیتی تمہاری دھڑکنیں۔ یہ سن کر عشق کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن اس کی بڑھتی دھڑکنیں صاف بتا رہی تھی کہ اس کی دھڑکن ارمان کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہے۔ تبھی ارمان شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم چاہے کچھ بھی نہ بولو اینگری برڈ، لیکن تمہاری دھڑکنیں بہت کچھ بول رہی ہے، وہ بھی شاید جو تم بول نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر اس نے آئی ونک کی اور واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عشق نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنا سینہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی بھی اسے ایک کرنٹ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی آہیں بھرتے ہوئے بولی، آپ تو سچ میں آگ ہو مسٹر فائر۔ وہیں ارمان واش روم میں آیا، اس کے چہرے پر ایک ڈیول اسمائل تھی۔ تبھی اسے کل رات کی باتیں یاد آ گئی۔
اور اس کا چہرہ غصے سے کانپنے لگا۔ کل رات جب وہ ہوٹل پہنچا تھا تو ایک لڑکی نے ڈور اوپن کیا۔ ارمان اندر چلا گیا۔ وہ لڑکی سیڈکٹیو نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئی، لیکن جیسے ہی اس نے ارمان کی شرٹ کے بٹن کھولے اور ارمان کے سینے پر اس نے اپنے ہونٹ رکھے تو ارمان کو اپنا سینہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی مٹھیاں کس لی، لیکن اس نے اس لڑکی کو نہیں روکا۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق ارمان کو سمجھ پائے گی یا پھر وہ ارمان کے پاگل پن کی وجہ سے ہوگی ہرٹ؟ اس نے نیچے جھک کر اس لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ اپنی شرٹ کو اتارتے ہوئے وہ اس لڑکی کے اوپر آیا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے کس کرنے لگا، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس اوپر کی طرف اٹھا اور اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی بے چینی اب بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس دن کی طرح ریسٹلیس ہو رہا تھا جس دن وہ اور عشق ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ وہ لڑکی جو اس وقت اس کے نیچے تھی، اس نے ارمان کی گردن پر اپنی باہیں لپیٹتے ہوئے کہا، کیا ہوا مسٹر کپور؟ اندر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی یا ابھی تک جلی ہی نہیں؟ ارمان مسکراتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھا اور اپنی شرٹ پہننے لگا تو وہ لڑکی حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ ناراض ہو گئے؟ ارمان نے ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، میرے اندر آگ تو تب جلے گی نا جب تم چنگاری کا کام کرو گی۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکی اس کے قریب آئی اور اس کے گالوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بولی، تم مجھے موقع تو دو، میں ایسی آگ لگاؤں گی کہ وہ پوری زندگی شانت نہیں ہوگی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ارمان روی کپور، دوسرا موقع دے، کبھی نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اس لڑکی کو خود سے دور کیا، روم سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی تو بس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ارمان غصے سے کانپتا ہوا اپنی کار میں آ کر بیٹھا اور گہری گہری سانس لینے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے زور سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا اور اپنے پاس رکھی وائن کی بوتل اٹھا کر اسے اپنے منہ سے لگا لی۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری بوتل خالی کر دی تھی۔ خالی بوتل کو اس نے کار سے باہر پھینکا اور کار اسٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ غصہ اور بے چینی سے اس کا پورا چہرہ لال تھا۔ اسے بہت ہی زیادہ نشہ ہونے لگا تھا، جس وجہ سے وہ بہت رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کسی طرح وہ کپور مینشن پہنچا اور کار سے باہر آ کر سیدھا اپنے روم میں آ گیا۔ روم میں آ کر اس کی نظر بیڈ پر لیٹی عشق پر گئی تھی، جو اس ڈم لائٹ میں ایک دم ہاٹ لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری اور آ کر سیدھا بیڈ پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں لگاتار بند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کب عشق کو اپنی باہوں میں بھر کر سو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب یاد کرتے ہوئے ارمان کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا آگے ان کی لائف میں، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ فرینڈس، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ہر روز اسٹوری کا نیا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو سو مچ۔